एंड जय हिंद एवरीवन। तो आज की इस वाली वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की फाउंडेशन और मॉडरेट फेज के बारे में। अब ये चैप्टर काफी हद तक एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर बनता है हमारा, जब हम बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में फ्रीडम स्ट्रगल बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस की। अब ये इम्पोर्टेंट तो है ही फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि इससे आज़ादी का भी काफी हद तक लेना देना था, क्योंकि नेशनल लेवल पे एक पार्टी कांग्रेस ही थी। और दूसरी चीज इस वजह से भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस चीज पर सवाल बनने के चांसेस आजकल ज्यादा हैं, क्योंकि इस चीज पर काफी टाइम से सवाल आए ही नहीं थे। अभी रिसेंटली जो 1-2 साल है ना, इन्हीं के अंदर इनमें क्वेश्चन आने शुरू हो गए वापस से। तो आजकल ये नया ट्रेंड जब बन रहा है तो उसके अंदर ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनता जा रहा है धीरे धीरे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन कि इंडियन नेशनल कांग्रेस थी क्या, कब बनी। तो सबसे पहली चीज, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो फाउंड करी थी एओ ह्यूम ने। अब एओ ह्यूम कौन थे? ये एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे जिन्होंने इंडिया के अंदर भी काफी काम किया था। तो इन्होंने इसका फाउंडेशन रखा था। कैसे फाउंडेशन रखा था? इन्होंने बहुत सारी अलग अलग जो पॉलिटिकल लीडर्स थे अलग अलग पार्टीज के पूरे इंडिया में, कोई बंगाल में बैठा है, कोई पंजाब में बैठा है, कोई महाराष्ट्र, बॉम्बे प्रेसिडेंसी होती थी उस टाइम पर, वहां बैठा है, कोई मद्रास में बैठा है, कोई साउथ इंडिया में बैठा है, अलग अलग जगह पर, कोई यूपी में बैठा है। तो उस टाइम पर इन सारे रीजन्स में इनको जो जो भी बड़े लीडर्स दिखे कि प्रोमिनेंट हैं, लोगों में उनकी चर्चा है, उन सबको इन्होंने इनवाइट किया पूरे नेशन की तरफ से। और इनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि एक ऑल इंडिया पार्टी बनाएंगे जो कि इंडियंस की प्रॉब्लम को एड्रेस करेगी ब्रिटिशर्स को। इन्होंने बहुत सारे, हाँ ये। अब इसका क्या मतलब हुआ? पहले क्या होता था ना, इंडिया में छोटी मोटी पॉलिटिकल पार्टीज बनना शुरू हो गई थी। लैंडलॉर्ड सोसाइटी बन चुकी थी सबसे पहले, उसके बाद ऑल इंडिया ब्रिटिश ऑल इंडिया ब्रिटिश एसोसिएशन बन चुकी थी, अलग अलग बहुत सारी छोटी छोटी एसोसिएशन नेशनल लेवल पे, छोटे छोटे। बंगाल में कोई बन गई, कोई पंजाब में बन गई, कोई कहीं और बन गई। बट ये चाहते थे कि एक नेशनल लेवल की पार्टी हो जो कि इन सबको कलेक्टिवली रिप्रेजेंट करे और अंग्रेजों के सामने लोगों की प्रॉब्लम्स को रखे। तो उस पर्सपेक्टिव से इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया गया था। अब ये आ जाता है फैक्चुअल इंपॉर्टेंट डेटा जिसे आपको याद रखना चाहिए। सबसे पहली चीज, पहला सेशन जो कांग्रेस का था वो बॉम्बे के अंदर हुआ था दिसंबर 1885 में। और बॉम्बे के अंदर कहाँ हुआ था? वो हुआ था गोकुल सिंह तेजपाल संस्कृत स्कूल के अंदर। अब इस चीज को आपको याद रखना है क्योंकि ये एक दो बार पूछा भी गया है कि कहाँ पे हुआ था एग्जैक्टली, बॉम्बे के अंदर। और ये बड़े बड़े प्रोमिनेंट लीडर्स जो थे, पुराने लीडर्स, वो शुरू हुए थे। फिरोज शाह मेहता इसका पार्ट बने थे, एक बदरुद्दीन तैयब बने थे इसका पार्ट। इनके जो प्रेसिडेंट थे वो बने थे उमेश चंद्र बनर्जी, यानी WC बनर्जी। और टोटल 72 लोगों ने इसको अटेंड किया था, इंक्लूडिंग एओयू, वो भी इसका पार्ट ही था उस टाइम पर। तो ये सारी चीजें याद रखनी, क्योंकि कई बार ना यूपीएससी ये भी पूछ लेता है कितने लोगों ने अटेंड किया था। ये तो सारे याद करके जाएंगे कि WC बनर्जी थे पहले प्रेसिडेंट, वो सीधा ये पूछ लेंगे पहले डेलीगेट कौन था। अब उसके अंदर कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि भैया कौन कौन इंपॉर्टेंट लीडर्स थे। तो 3 बड़े इंपॉर्टेंट नाम थे, जिसके अंदर एक थे WC बनर्जी क्योंकि प्रेसिडेंट थे, दूसरे थे दादा भाई नारोजी, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये भी उसका एक पार्ट थे। और तीसरे थे फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता वही थे जो बॉम्बे एसोसिएशन के फाउंडिंग मेंबर्स में से भी एक थे। और बॉम्बे एसोसिएशन एक तरीके से फोर फादर्स कही जाती है कांग्रेस की। और ये थे हमारे एओ। तो ये 4 नाम आपको याद जरूर रखने हैं कि अगर पूछ लिया जाए फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस में, अगर मेंशन करना हो ऑप्शन में आ जाए, तो ये 4 बड़े इंपॉर्टेंट चेहरे थे आईएनसी के पहले सेशन के। अब आईएनसी बनी तो थी, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, एम्स क्या थे? तो एक तो इन्होंने सेक्युलर और डेमोक्रेटिक नेशनल मूवमेंट बनानी थी। अब सेक्युलर और डेमोक्रेटिक क्यों बनानी थी? क्योंकि पार्टीज जब बन रही थी ना, वो किसी किसी एक एक तबके को सपोर्ट करते हुए बन रही थी, छोटी छोटी। तो इन्होंने क्या कहा कि हम एक डेमोक्रेटिक, यानी कि जो लोगों को पसंद होगा उसे हम बना देंगे, कांग्रेस का ये मानना था। और दूसरी सेक्युलर, कि सारे धर्म के लोग होंगे हमारे पास, सारे अलग अलग सोसाइटीज से आते हुए लोग होंगे, अलग अलग समाज के जो तबके हैं, कोई अमीर है कोई गरीब है, सारे लोग होंगे हमारे पास। दूसरा था एजुकेट द पब्लिक पॉलिटिकली,
कि पॉलिटिकली लोगों को पता हो कि राजपाट चल क्या रहा है। कईयों को तो, आधी जनता को तो समझ उस टाइम की बात है। आज ही लोगों को, आधी को नहीं समझ में आता कि पॉलिटिक्स में चल क्या रहा है एक्चुअली। उस टाइम पर तो लोगों को पता भी नहीं था कि पॉलिटिक्स होती क्या है, कि अंग्रेज कुछ कानून आया है तो वो क्यों आ रहा है, उनको समझ में ही नहीं आता था। उनको आता आ गया बस, अब तो कुछ तो हो गया। तो उस चीज के बारे में इनको अवेयर करना, गवर्नमेंट टैक्स इस चीज पर इसलिए बढ़ा रही है, गवर्नमेंट ने ये कानून लाया ताकि वो ये कर सके। उनको, पब्लिक को एजुकेट करना कि हाँ पॉलिटिक्स ऐसे चलती है, अंग्रेज ऐसे राज करते हैं। उनको ये समझाना था कि अंग्रेजों की हम कॉलोनी है। लोगों को, आधों को यही नहीं समझ में आता था कि हम ब्रिटेन के कॉलोनी है। उन्हें बस ये पता था कि अंग्रेज हुकूमत कर रहे हैं, बात खत्म। एक था, इस्टेब्लिश करना था एक ऑल इंडिया लीडरशिप के लिए बेस। अब ऑल इंडिया लीडरशिप क्यों? क्योंकि पहली मीटिंग में ही आप देख सकते हो, एओयू ने सारे इंडिया में जितने भी बड़े बड़े लीडर्स थे उन सबको इनवाइट किया था कि आप आइए और कांग्रेस को ज्वाइन कीजिए। और आप कांग्रेस को ज्वाइन करोगे तो आपको एक ऑल इंडिया प्लेटफॉर्म मिलेगा। मतलब कांग्रेस अगर बात करेगी कहीं पर भी बैठ के पूरे देश में, तो सबको पता होगा कि हाँ ये नेशनल लेवल की बात हो रही है। ये सिर्फ बॉम्बे की बात नहीं करेंगे, ये सिर्फ बंगाल की बात नहीं करेंगे, ये सिर्फ यूपी की बात नहीं करेंगे, सिर्फ पंजाब की बात नहीं करेंगे, ये या फिर ये सिर्फ मद्रास की बात नहीं करेंगे, ये पूरे इंडिया की कलेक्टिवली बात करेंगे। तो ये एक बेस मिल गया था इनको, और आगे चल के कई सारे बड़े बड़े लीडर्स भी इसी के थ्रू अपना नाम बना पाते हैं इंडिया में। अगला चलता है, डेवलप एंड प्रोपोगेट एंटी कॉलोनिस्ट नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी। अब ये हालांकि ऑफिशियल रीजन नहीं था, बट आगे चलते चलते ये एक रीजन बन गया था, कांग्रेस का ऑब्जेक्टिव बन गया था कि हमें एक एंटी कॉलोनिस्ट, यानी कॉलोनी हमें मत बनाओ भारत को, और एक नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी थी। नेशनलिस्ट यानी कि हाँ हमारा देश है, हम भारतीय हैं, ये एक फीलिंग जगानी थी लोगों में। क्योंकि ये फीलिंग भी जगाने में बहुत जोर लगा था उस टाइम पर लोगों का। आज की डेट में सब बोलते हैं ना मैं इंडियन हूँ, उस टाइम पर था ही नहीं। उस टाइम पर होता है मैं तो जी पंजाबी हूँ, मैं तो जी मद्रासी आदमी हूँ, मेरे को नहीं पता ये नहीं वो नहीं। तो वो होता था उस टाइम पे बहुत ज्यादा। इन्होंने क्या किया, प्रोपोगेट किया कि हम सारे एक हैं और हम सबको एक कॉमन गुड के लिए अपने लड़ना चाहिए। अगला था फॉर्मुलेट और प्रेजेंट करना था पॉपुलर डिमांड्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट के आगे। कोई भी पॉपुलर डिमांड है, जैसे सॉल्ट लॉ है, इसके प्रति मान लो पूरी जनता नाराज है, दुखी है, तो उस चीज को अंग्रेजों के आगे रखना कि ये चीज दिक्कत दे रही है हमारी जनता को, माने ना माने वो अलग बात है, बट एटलीस्ट एक प्लेटफॉर्म मिला लोगों की दिक्कतों को जो अंग्रेजों के सामने रखता था। अगली चीज थी फेटर्निटी अमंग कंट्रीमैन, यानी कि पूरे देश में भाईचारा बांटना है। कोई कास्ट वगैरह का जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको थोड़ा सा कम करना है। सेक्युलर इनकी आइडियोलॉजी थी ही कि अलग अलग धर्म के लोग होंगे वो सारे इकट्ठे हो जाए। तो इस चीज को भी इन्होंने प्रमोट करना था कि पूरा देश एक दूसरे का भाई बंधु की तरह रहे और एक कलेक्टिव गुड की तरफ आगे बढ़े। तो ये तो थे एम्स और ऑब्जेक्टिव्स आईएनसी के। अब आगे एक आ जाती है थ्योरी। ये चीज वैसे आप लोगों के दिमाग में भी आनी चाहिए कि आईएनसी जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो इतनी मतलब ऑन पेपर अच्छी साउंड कर रही है इंडियंस के लिए, इसको एक अंग्रेज आके क्यों बना रहा है? और अगर एक मान लो कोई अंग्रेज आके बना भी रहा है तो पूरी अंग्रेजी हुकूमत उसको कुछ कह नहीं रही। इसके लेके कई लोगों के दिमाग में कई चीजें आई थी, जिसके अंदर वैसे मैं एक नाम बता देता हूँ आपको। लाला लाजपत राय थे, ये इसके बहुत बड़े बिलीवर थे। अगर हम कांग्रेस के लीडर्स की बात करें तो कांग्रेस के अंदर ही जो इसको मानते थे, हालांकि वो खुद भी कांग्रेस के ही पार्ट थे, बट वो इस थ्योरी को मानते थे। इसका क्या इंटेंशन है? सेफ्टी वेल्व, जो बेसिकली कुकर का ये वाला पार्ट होता है ना, स्टीम है। तो ये सेफ्टी वेल्व थ्योरी क्या थी कि कांग्रेस है ना जो आईएनसी है, वो एक सेफ्टी वेल्व का काम कर रही है अंग्रेजों के लिए। कि मतलब अंग्रेज कुछ गलत चीज लाएंगे जिससे इंडियंस नाराज हो रहे हैं। तो पहले क्या हुआ था कि 1857 का रिवोल्ट ही हो गया था कि भाई अंग्रेज नाराज हुए हैं, अंग्रेजों से भारत के लोग नाराज हुए हैं, तो लिटरल बगावत ही कर दी, मारना धाड़ना ही शुरू कर दिया। तो अंग्रेज चाहते थे ये चीज दोबारा ना हो। जैसे 1857 में क्रांति हुई थी, लोग इतनी मतलब सड़कों पे उठ के मार काट बुरी तरह शुरू हो गई थी। अंग्रेज चाहते थे ये चीज दोबारा ना हो, क्योंकि सेना औखा काम है यार, हमारे बड़े जवान भेजने हैं, अपनी इकोनॉमी
हर्ट होती है काफी हद तक, बहुत सारी चीजें संभालनी मुश्किल काम हो जाता है। तो इंडिया का जो मास डिसकंटेंट था ना, उसको रिलीज करने के लिए, जैसे प्रेशर कुकर में से प्रेशर रिलीज होता है, वैसे इंडिया का जो डिसकंटेंट था, लोग नाराजगी थी जो लोगों की, उसको कांग्रेस के थ्रू थोड़ा थोड़ा करके निकाला जाए, ताकि ये ज्यादा हमें परेशान ना करे। अब कांग्रेस के थ्रू क्या होगा कि कांग्रेस के थ्रू जब जाएंगे, जब स्टार्टिंग स्टार्टिंग वाली कांग्रेस थी, तो वो इतनी अग्रेसिव नहीं थी जितनी वो आगे चल के, गांधी वगैरह के टाइम पे कांग्रेस की एक बड़ी प्रोएक्टिव अप्रोच हो गई थी कि लोग सड़कों पे उतरने शुरू हुए थे, ये हो गया था वो हो गया था, अंग्रेज दिक्कत होनी शुरू हो गई थी। बट स्टार्टिंग में कांग्रेस ऐसी थी ही नहीं। स्टार्टिंग में थे बड़े ही प्यारे से लोग, अपना पीस प्रेयर पिटिशन वाले। उसको मैं आगे चल के समझाऊंगा आपको क्या था इनका वर्किंग स्टाइल। बट यही था कि ये ज्यादा परेशान नहीं करेंगे अगर इनके तरीके से चला गया। तो ये नीचे लिखा भी हुआ है, ब्रिटिश ऑफिशियल्स लाइक लॉर्ड डफरिन, डफरिन उस टाइम पे वाइस रॉय थे इंडिया के, और एओयू की एक सेफ और कंट्रोल्ड आउटलेट है। इंडिया का जो एंगर है यानी गुस्सा है, वो इकट्ठा हो रहा है ताकि ये एक रेवोल्यूशन ना हो। अब इसी का एक दूसरा पहलू भी आ जाता है, अगर हम इसकी ही बात करें तो, कि जो कि दूसरे जो लीडर्स थे ना कांग्रेस में, वो ये मानते थे इस चीज को कि इंडियन लीडर्स ने यूज करा था एओयूम का। तो आप लोग सोचोगे ये क्या चीज आई, चलो हमें ये तो आ गया समझ कि हाँ, अंग्रेज इसे क्यों बनाना चाहते हैं। अब इंडियन लीडर्स ने इस बात को क्यों मानना कि जो इंडियन लीडर्स थे ना नेशनलिस्ट, उसमें डब्ल्यू सी बनर्जी इसके काफी बड़े एक प्रमोटर थे इस वाली थ्योरी के, दूसरे वाली के, कि हमने जो अंग्रेज हैं, एओ यूम था, उसने आइडिया तो वो यही सोच के लाया था कि एक सेफ्टी वैल्व की तरह हम इसे यूज करेंगे। बट जो इंडियन लीडर्स है ना, उन्होंने एओ यूम को ही यूज कर दिया, इसलिए ताकि हम एक ऑल इंडिया पार्टी बना सके। और आज की डेट में भी काफी सारे हिस्टोरियंस इसको ऐसे ही मानते हैं कि ताकि हम एक, अब आप ही सोचो अगर कोई इंडियन लीडर जाता और बोलता मैं तो कांग्रेस बना रहा हूँ, अंग्रेज बनने देते? एक नेशनल लेवल की इतनी बड़ी पार्टी जो क्लियर कट बोल रही है कि हम इंडियंस की डिमांड आगे रखेंगे, तो उसमें कुछ ना कुछ अड़चन अंग्रेजों ने डालनी ही थी। बट जब ये पार्टी एक बनाई ही एक अंग्रेज ने, वो भी कन्विंस करते हुए पूरी सरकार को, पूरी गवर्नमेंट को, तो इंडियन लीडर्स को कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं हुई थी जब स्टार्ट हुई थी कांग्रेस। और इंडियन लीडर्स ने उसका ही यूज करा, एक फेस यूज करा एओयूम का, कि देखो जी ये बनवा रहा है कांग्रेस, तो हम तो जी बस इसकी बात मान रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, अंग्रेजों ने ज्यादा कुछ, जब कांग्रेस बन रही थी, पंगे लिए नहीं। बट धीरे धीरे जब कांग्रेस का दौर बदलता गया, साल दर साल बीतते गए, कांग्रेस धीरे धीरे अग्रेसिव होती गई। और धीरे धीरे जब अंग्रेजों को लगा कि अब ये ज्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं, थोड़ा सा अब ये हमारा दिक्कत जो है, हमें दिक्कत देनी शुरू कर रहे हैं, जब तक कांग्रेस इतनी बड़ी बन चुकी होगी कि अंग्रेज इसे हटाना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, कि अगर कांग्रेस हटा दी तो देश में दंगे हो जाएंगे, ऐसा काम हो जाएगा। और ऐसा हुआ भी। अंग्रेजों को आगे चल के कांग्रेस ने बहुत परेशान किया, बट जब तक वो इतनी बड़ी बन चुकी थी कांग्रेस कि उन्हें कुछ कह नहीं पाए अंग्रेज। तो इसको ही थोड़ा सा थ्योरी में देख सकते हो कि deliberately founded by the British to allow Indians to relate discontent without troubling the empire, कि अपना डिसकंटेंट है, जो नाराजगी है, उसको बिना ब्रिटिश एम्पायर को ज्यादा परेशान किए निकल जाए। एंड दस एओ यूम कन्विंस्ड लॉर्ड डफरिन, इधर नॉट टू आएगा, नॉट लगा देना यहाँ पे, नॉट टू ऑब्स्ट्रक्ट द फॉर्मुलेशन ऑफ कांग्रेस। कि वही बात है कि अंग्रेजों का ही फायदा होगा इससे, कि जो इंडियंस हैं, जो हमसे नाराज हैं, वो एक बहुत बड़ा मास मूवमेंट नहीं कर देंगे, रेवोल्यूशन नहीं चला छेड़ देंगे एम्पायर के खिलाफ, बल्कि थोड़ा थोड़ा अपना पॉलिटिकली अपना आराम से खेलते खेलते अपना चलता रहेगा। तो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, इसको भी आगे मैं चल के बताऊंगा आपको कौन थे क्या थे। लाला लाजपत राय थे, ये इसके बहुत बड़े बिलीवर थे। हालांकि एक डिस्प्यूटेड थ्योरी है, क्योंकि आज भी थ्योरी है, क्योंकि इसका कोई प्रूफ नहीं है, ये आज भी हम लोग इस चीज को सोच ही सकते हैं। दूसरी चीज थी कि मॉडर्न हिस्टोरियंस थे जो कि एओ यूम जैसे थे, बिलीव कि एओ यूम को हमने एक लाइटनिंग कंडक्टर की तरह यूज करा। लाइटनिंग कंडक्टर यानी कि एक ऐसा टूल जिससे हमने इस चीज को, या कैटलिस्ट भी बोलते कई लोग इस चीज को, कि हमने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया एक ऑल इंडिया पार्टी का बनना। क्योंकि अगर इंडियन लीडर्स बनाते इस चीज को,
तो दिक्कत बहुत करते हैं अंग्रेज। बट अगर एओ ह्यूम जैसा अंग्रेजों को कन्विंस करके बना रहा है ये चीज हमारे लिए, तो हम फटाफट उसके से थ्रू बनवा लेते हैं, और बाद में धीरे धीरे अपनी पार्टी को फेमस करते करते अंग्रेजों के और धीरे धीरे एंटी ज्यादा होंगे। तो ये चीज थी। अब आगे चल के आता है मॉडरेट एरा। अब जब कांग्रेस की हम बात करते हैं ना, तो उसको दो एराज में डिवाइड करते हैं हम। दो भी नहीं, तीन एराज में। सबसे पहला आता है हमारे पास मॉडरेट एरा, यानी जो पुराने लीडर्स थे, दादा भाई नौरोजी का आप एग्जांपल लेके समझ सकते हो इसको। सबसे पहले आए मॉडरेट्स, फिर आए एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स। एक्सट्रीमिस्ट कौन थे? जो आए थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक जैसे थोड़े से अग्रेसिव लीडर्स थे। जो मॉडरेट्स थे, मॉडरेट्स का नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़े शांत लीडर्स थे। इनको नरम गरम दल और नरम दल के नाम से भी जाना जाता है, कि मॉडरेट्स तो नरम है और एक्सट्रीमिस्ट में थोड़े से गर्म है स्वभाव से। और उसके बाद आता है गांधीयन एरा, जिसके बाद फिर आजादी मिल गई थी कांग्रेस के बाद। तो ये तीन अलग अलग एराज में हम कांग्रेस की हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहली आती है मॉडरेट हिस्ट्री, है जो इनिशियल, जो बिल्कुल स्टार्टिंग वाली कांग्रेस थी। अब इसको एक छोटी सी आप एक पिक्चर के थ्रू समझ जाओगे क्या था ये। तो मॉडरेट्स जो थे ना, सबसे पहले ही इनकी अलग अलग डिमांड्स होती थी। देखो कांग्रेस की डिमांड्स इन्होंने अंग्रेजों के आगे रखनी थी, बट इनका एक तरीका अगर आप समझ जाओगे ना, तो डिफ्रेंशिएट करना बहुत आसान हो जाएगा कि मॉडरेट्स कैसे काम करते थे, एक्सट्रीमिस्ट कैसे काम करते थे, और गांधीयन जब गांधी जी आए थे तो वो कैसे काम करते थे। तो सबसे पहले मॉडरेट्स की अगर हम बात करें ना, तो इनका तरीका होता था प्रेयर, पिटीशन और प्रोटेस्ट। ये तीन पी बोलते थे मॉडरेट्स के, प्रेयर, पिटीशन और प्रोटेस्ट। प्रेयर यानी कि अंग्रेजों के आगे प्रार्थना, या फिर वायसरॉय को आपने लेटर लिख दिया कि सर ऐसे ऐसे दिक्कत हो रही है, या फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट को आप, अंग्रेजों को, जो अंग्रेजी हुकूमत वहां बैठी है, उन्हें आप लेटर्स लिख रहे हो, उनकी उनको आप ये बता रहे हो कि सर ऐसे ऐसे दिक्कत हो रही है, कि मतलब बड़े प्यार से वो रिक्वेस्ट करना। पिटीशन फाइल करने, कोर्ट में जाना कि पिटीशंस फाइल हो रहे हैं, कोई लॉ बन गया, उसके खिलाफ पिटीशन फाइल करते हैं। आज की डेट में अगर आपको समझना हो तो आज भी पिटीशन फाइल होते हैं। आज भी अगर आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट में, न जाने कितने हजारों पिटीशन लगे पड़े हैं। तो वैसे ही उस टाइम पर करते थे। और तीसरा था प्रोटेस्ट। और प्रोटेस्ट भी क्या, बड़ी शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट, कोई ज्यादा बहुत खतरनाक लेवल वाली प्रोटेस्ट नहीं, नॉर्मल सी प्रोटेस्ट। हालांकि जोर रहता था स्टार्टिंग के दो पीस पर, प्रेयर और पिटीशन पर। ये जो तीसरे वाला था ना, ये एक्सट्रीमिस्ट के बाद थोड़ा ज्यादा पॉपुलर हुआ था, बट ये करते ये भी थे इस चीज को। तो इनसे आपको समझ में आएगा कि बहुत ज्यादा अग्रेसिव नहीं थे नेचर वाइज। ये अंग्रेजों को, चलो थोड़ा सा थ्योरी वाइज आ जाते हैं, तो इससे आपको इनके तरीके समझ में आ गए होंगे कि कैसे ये उस चीज को करते थे। तो दे वर लॉयल एंड हैड ट्रस्ट इन द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ जस्टिस। ये सबसे बड़ी बात है। ये मानते थे कि अंग्रेज गलत गंदे लोग नहीं है, इनको बस पता नहीं है कि ये क्या चल रहा है देश में, हमें बस उनको बताना है, और ये बड़ा अच्छे लोग हैं, ये सुधर जाएंगे, इनको कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया में ब्रिटिश रूल ही चलना चाहिए, कोई चक्कर नहीं है, बस थोड़े से रिफॉर्म्स की जरूरत है। अब इनके वेज क्या थे? पिटीशन था, रेजोल्यूशन है, छोटे मोटे रेजोल्यूशन कांग्रेस के अंदर ही पास आउट कर दिए, पिटीशंस फाइल कर दी, और एक छोटी मोटी पब्लिक में मीटिंग्स होल्ड कर ली। अभी जो प्रोटेस्ट वाला पार्ट था ना, इसको आप मीटिंग्स के साथ भी रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि बहुत अग्रेसिव प्रोटेस्ट नहीं होती थी। जैसे हम आज की डेट में जैसे किसान आंदोलन वगैरह हुआ था, वो इतनी अग्रेसिव प्रोटेस्ट नहीं थी। वो बड़ी शांत, सुंदर सी, प्यारी सी प्रोटेस्ट वाली बात होती है। ये क्या क्या इनकी डिमांड थी? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन थ्रू प्रेस। ये चाहते थे कि प्रेस है जो उसके ऊपर रोक टोक लगाई हुई है, जो सरकार कुछ भी उनके खिलाफ छपता है तो अपना न्यूज़पेपर ही बैन करवा देती सीधा, और उस चीज को थोड़ा कम करो। अपना एजुकेशन है, एजुकेशनल जो सेक्टर है उसके अंदर ग्रोथ लाओ थोड़ी सी, उसके ऊपर खर्चा ज्यादा करो। और जो सिविल सर्वेंट एग्जाम्स थे उनको आप इंडिया में करवाओ, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसकी डिमांड इन्होंने रखी थी। तो जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता था ना पहले, वो होता था लंदन में। इंडिया के अंदर वो एग्जाम होता ही नहीं था। और अगर किसी को इंडिया के अंदर, उस टाइम पे आईसीएस होता था, इंडियन सिविल सर्विसेज, जैसे आज के टाइम पे आईएएस आईपीएस बोलते ना, वहां उस टाइम पर आईसीएस बोलते थे उसको। अगर किसी को इंडिया के अंदर, इंडियन को आईसीएस बनना है, तो उसको लंदन जाके एग्जाम देना पड़ेगा, और लंदन में ही उसका इंटरव्यू होगा। तो मतलब
एक तरीके से आपने 99% इंडियन पॉपुलेशन को तो सीधा ही रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि कई भाई बात है ना, हर किसी के बस का है ही नहीं कि वो एक लंदन जाए एग्जाम देने। ये अफोर्ड करना 99.9% जनता के बस की बात नहीं है। तो एक ये चीज थी, ये बोल रहे थे उस एग्जाम को आप इंडिया में कंडक्ट करवाना शुरू कर दो ताकि हमारे बच्चे उसको एटलीस्ट अटेम्प्ट तो कर पाए। अगली इनकी डिमांड थी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आप इंडिया की करो। इसमें नाम आपको याद रखना दादा भाई नौरोजी का, क्योंकि इसके बहुत बड़े प्रमोटर थे दादा भाई नौरोजी। अब दादा भाई नौरोजी क्या कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे जिन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन में बैठ के फॉर्म कर दी थी। वो लंदन के पार्लियामेंट में जाके उनकी स्पीच तक हुई थी। ये ये कहा करते थे कि इंडिया की जो आप इकोनॉमी है, अंग्रेज उसको खराब कर रहे हैं। इन्होंने एक किताब भी लिखी थी, ड्रेन ऑफ वेल्थ, इसको कहीं नोट कर लेना कि ड्रेन ऑफ वेल्थ जो किताब थी वो लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने, कि आप इंडिया की वेल्थ को कैसे कैसे ड्रेन कर रहे हो। इसको दादा भाई नौरोजी ने उस किताब के अंदर बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया था, और उसकी वजह से कुछ थोड़े बहुत लेवल पे चेंजेस आए भी थे। तो ये इसके बहुत बड़े प्रमोटर थे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इंडिया में इंडस्ट्रीज लगाओ। अब इंडस्ट्रीज क्यों लगाओ, क्या होता था पहले के टाइम पे? क्या था कि ब्रिटिश तो हो चुका था इंडस्ट्रियलाइज, वहां पे ब्रिटेन में बहुत सारी इंडस्ट्रीज लग चुकी थी, और रॉ मटेरियल वो लेके जाते थे इंडिया से। मान लो कॉटन है, अब कॉटन इंडिया में होगा, अब उस कॉटन को आपने ले लिया, मान लो 10 रुपए 100 किलो के हिसाब से, उस टाइम के लिए बहुत होता था। 10 रुपए 100 किलो के हिसाब से आप इंडिया से कॉटन लेके गए, और वहां पे ब्रिटेन के अंदर मिल्स में उसको कॉटन की आपने शर्ट्स बनाई, और उन शर्ट्स को वापस इंडिया ही भेज दिया बेचने के लिए। तो इससे क्या हुआ? दो तीन चीजें हुई। एक चीज तो हुई कि इंडिया से सामान जा रहा है सस्ता, और बाहर से सामान आ रहा है महंगा। तो एक ट्रेड डेफिसिट क्रिएट हो गया कि पैसे इंडिया से बाहर ज्यादा जा रहे हैं और इंडिया के अंदर कम आ रहे हैं, क्योंकि रुई जब इंडिया से बाहर जा रही है तो इंडिया को कम पैसे मिल रहे हैं, बट ब्रिटेन से जब इंडिया में कॉटन की पूरी शर्ट आ रही है तो ब्रिटेन को ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। तो एक तो हुआ ट्रेड डेफिसिट क्रिएट इस चीज से। दूसरी चीज क्या होती थी कि जो इंडिया में लोकल जो इंडस्ट्री थी छोटी मोटी, जो हाथ से बुनाई करते थे कॉटन की, जो हाथों से अपने कुर्ते वगैरह बनाते थे या शर्ट बनाते थे, वो उस प्राइस लेवल पे compete कर ही नहीं पाते थे जो इंडस्ट्रियल लेवल पे आता था। अब इंडस्ट्री वाले शर्ट बना के दे देंगे 2 रुपए की, वो हाथ से जो बना रहा है उसकी मेहनत भी ज्यादा लग रही है, उस बेचारे को इतनी एफिशिएंट भी नहीं है वो चीज, और कई बार वो हाथ से बनी हुई चीजों में थोड़ी बहुत गड़बड़ भी हो रही थी। तो उससे वो प्राइस से compete नहीं कर पा रहा था। जो लोकल जो कॉटेज इंडस्ट्री या फिर जो छोटी मोटी गांव वाले लोग अपना चरखा वगैरह चलाते थे, वो चीज मारी गई। तो दूसरा ये हुआ कि इंडिया में जो लोकल लोग हैं उनकी इनकम भी कम हो गई इस वजह से। तो इस चीज के खिलाफ थे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, अब इंडस्ट्रीज इंडिया में ही लग जाएंगी तो इंडिया का पैसा इंडिया में ही जाएगा, और क्या पता ट्रेड सरप्लस भी हो जाए कि इंडिया से ही शर्ट बन के बाहर जानी शुरू हो जाए। अब ये शर्ट का एग्जाम्पल था, ऐसे ऐसे दुनिया भर के एग्जाम्पल आप इसके अंदर लगा सकते हो और सोच भी सकते हो। अगला था अबॉलिशमेंट ऑफ अनजस्ट टैक्सेस। तो बेफालतू के टैक्स हैं, उनको क्यों दे रहे हो यार आप, वो उससे रिलेटेड था। अगला था, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था। एक तो दादा भाई नौरोजी वाला भी इम्पोर्टेंट आप मार्क करना, और एक ये वाला भी आप इम्पोर्टेंट मार्क करना, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मोर स्पेंडिंग और इंडियन वेलफेयर देन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी। अब इसका क्या था कि अंग्रेज एक चीज थी, एक भी नहीं दो तीन चीजें थी जिसके ऊपर खुला खर्चा करते थे। एक तो रेलवेज थी, दूसरी थी ब्रिटिश इंडियन आर्मी। मतलब जितना इन पे पैसा था ना, इंडिया के अंदर कहीं पर एक चीज पे अगर ये पैसा लुटाते थे, वो थी इनकी आर्मी। चाहे आप सैनिकों की सैलरी देख लो, चाहे आप कोई और चीज देख लो, कुछ भी लगा लो आप, ब्रिटिश इंडियन आर्मी इकलौती ऐसी चीज थी जहां पर अंग्रेज दिल खोल के खर्चा करती थी। और इंडियन वेलफेयर है, रोड बनवाने नहीं बनवा रहे, हॉस्पिटल खुलवाने नहीं खुलवा रहे, स्कूल खुलवाने नहीं खुलवा रहे। तो ये बोल रहे थे कि इतना जो आप बहुत ज्यादा खर्चा कर रहे हो इंडियन आर्मी पे, उसको कम करो। अब अंग्रेज इंडियन आर्मी पे इतना, ब्रिटिश इंडियन आर्मी पे इतना खर्चा क्यों करते थे? क्योंकि आप एक कंट्री के ऊपर कब्जा करे बैठे हो, अगर आपकी आर्मी ही स्ट्रांग नहीं होगी तो लोगों ने बगावत कर देनी और आपको उखाड़ के फेंक देना है। तो इसलिए उनको आर्मी स्ट्रांग चाहिए थी। एक था अबॉलिशमेंट ऑफ आर्म्स एक्ट 1878। अब इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है, पर चलो थोड़ा बहुत छोटा छोटा सा बता देता हूँ आपको। अबॉलिशमेंट आर्म्स एक्ट क्या था कि
कोई अगर इंडियन है और उसको कोई भी हथियार रखना, कोई भी से मतलब पिस्टल, राइफल, कोई तलवार है, कोई बड़ा चाकू है, डैगर जिसे हम बोलते हैं, कोई ढाल है, कोई भाला है, सब कुछ मना है, नहीं रख सकते। और रखना है तो इतना पेपर वर्क है, इतनी रेगुलेशंस है कि एक आम आदमी रख ही नहीं सकता। बट वहीं पर अगर एक अंग्रेज को एक राइफल भी रखनी है ना, तो उसके ऊपर इतनी रिस्ट्रिक्शंस है ही नहीं। तो इसकी वजह से एक सोसाइटी में एक अनफेयर सी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी कि अंग्रेजों के पास तो राइफल है और हमारे वालों के आप चाकू भी छीन रहे हो। ये हो रहा था लोगों के साथ। और एक था कि मोर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियंस इन काउंसिल्स। अब क्या था कि काउंसिल्स तो बन गई थी, रेगुलेट करना था स्टेट वगैरह को। मान लो बॉम्बे प्रेसिडेंसी है तो बॉम्बे की अपनी काउंसिल थी। अब उस काउंसिल में क्या था कि इंडियंस ना के बराबर ही थे। जब ये कांग्रेस स्टार्टिंग मॉडरेट एरा था ना, तो इंडियंस लिटरली ना के बराबर थे। तो ये बोल रहे थे कि वहां पर आप लॉ इंडियंस के लिए बना रहे हो, इंडिया की धरती के लिए बना रहे हो, इंडिया के अंदर बैठ के बना रहे हो, तो एटलीस्ट उसके अंदर इंडियंस तो ज्यादा रखो थोड़े से। अब अगर 25 बंदे हैं तो 23 या 24 या 25 सारे के, क्या तो कई बार तो 25 के 25 भी अंग्रेज होते थे। और नॉर्मली होता था एक या दो इंडियन मुश्किल से होता था उस टाइम पर। तो बोले उसके अंदर आप इंडियंस की जो गिनती है उसे आप बढ़ाइए। तो ये तो थी मॉडरेट्स की। अगर हम बात करें मॉडरेट एरा की, बात करें मॉडरेट एरा में, वैसे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इनका वर्किंग स्टाइल क्या था। शांति से काम करते थे। प्रोटेस्ट में भी ये पब्लिक मीटिंग्स वाली बात है, प्रोटेस्ट से ज्यादा भी इसको पब्लिक मीटिंग भी करके भी लिख सकते हो। ये लॉयल थे, ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस में मानते थे। बट आगे चल के जब हम एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स की बात करेंगे, वो ये सारी थ्योरी फेल कर देंगे और वो थोड़ी सी फिर, जिसे आप कह सकते हैं मजेदार हिस्ट्री भी कह सकते हैं उसे थोड़ी सी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड जय हिंद।